देश में कल दौरा है, उनके आगमन को लेकर अब से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के कर्मचारियों को सावन के पहले सोमवार के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सौगात दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने 110 कार्यभारित कर्मचारियों को और 18 कंप्यूटर ऑपरेटरों को ये सौगात दी है। दरअसल 30 साल से विधानसभा सचिवालय में पदस्थित कार्यभारित कर्मचारियों को और 2013 से संविदा के पद पर कार्यरत 18 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित करने का ऐलान किया गया। आपको बता दें, विधानसभा परिसर स्थित मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद वहां पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मंगलवार को यहां भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। वो हमारे यहाँ 30 वर्षों से कई तो रिटायर हो गए, 30 वर्षों से कार्यभारित का नाम लेकर वो कार्यभारित कर्मचारी रहे आए। बहुत ज़्यादा बेचारों ने प्रयास किया, तमाम अर्जी लगाई और किसी ने किया नहीं। और इसी तरह से संविदा हमारे जो है उनका भी करीब उनका 10 या 16 की तादाद उनकी भी है और 120-30 के आसपास ये लोग हैं। हमने इस बात का फैसला लिया कि इनको, चूँकि सरकार के खजाने में एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता, केवल पद कार्यभारित हटा करके नियमित पद उनको करना है, जिससे सेवानिवृत्त होने के बाद उनके आगे ये न लिखा रहे कि कार्यभारित शब्द हट जाए, सम्मान का उनको प्राप्त हो सके। आर्थिक उससे कोई लाभ विशेष नहीं होना है, इसलिए सम्मान उनका बचा रहे। हमारे कर्मचारियों को सम्मान के साथ सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन वो जी सके, इसलिए हमने वो परिवर्तन करने का फैसला किया है। और संविदा जो हमारे हैं उनको भी हमने नियमित करने का फैसला किया। चलिए, तो इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी विवेक सिंह लाइव बने हुए हैं। विवेक, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लाडली बहनों के लिए भी बात करें या कर्मचारियों की बात करें, तो आज काफी शुभ दिन माना जा रहा है। सावन सोमवार का पहला सोमवार है और इसके साथ ही कर्मचारियों को आज बड़ी सौगात विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दी है। बिल्कुल सही कहा। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो सावन के पहले सोमवार में विधानसभा के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दी है। दरअसल अगर हम बात करें तो 30 साल से जो लगातार वहां पर कार्यरत थे और कई तो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं, जैसा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी जानकारी दी है और उन्होंने बताया भी है कि कई कर्म रिटायर्ड हो गए और कई बार उन्होंने मांगे की थी लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब ऐसे कर्म जो कारभोगित कर्म लगभग 10 साथ ही अगर बात करें 18 उनको अब नियमित करने की बात विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की है और निश्चित रूप से इसको लेकर अब आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विधानसभा के जो कर्मचारियों की लंबित मांगे थी, लंबे समय से आज उनको पूरा किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं सावन का पहला सोमवार, जैसा आपने भी जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनाओं को दूसरी किस्त 1-1 हजार रुपए की जारी की है और वहीं विधानसभा के कर्मचारियों को भी नियमित करने का काम आज विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात विधानसभा के जो कर्मचारी हैं उनको मिली है और ऐसे में जो 110 कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा जो कार्यभोगित थे और साथ ही 18 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको भी नियमित अब करने का काम किया जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लंबित मांगों को लेकर जिस तरीके से विचार किया जा रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज सावन के पहले सोमवार पर और ऐसे कर्मचारियों को आज बड़ी सौगात दी है जो लंबे समय से परेशान थे और लंबे समय से भाई अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आवेदन भी देते थे और आंदोलित भी होते थे, लेकिन आज उनकी मांगों को पूरा करने का काम विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया है। तो कहीं ना कहीं सावन का पहला सोमवार चाहे लाडली बहनाओं के लिए हो या फिर विधानसभा कर्मचारियों के लिए हो, दोनों के लिए शुभ साबित हुआ है। जी काजल। बिल्कुल विवेक, क्योंकि हमने ये भी देखा कि काफी लंबे समय से कर्मचारियों को इस दिन का इंतजार था। बिल्कुल निश्चित रूप से लंबे समय से इंतजार था। जैसे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी कहा है कि कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन जब कर्मचारियों ने उनके सामने अपनी मांग रखी उस पर विचार किया गया और उन्हें लगा कि इनकी मांगें पूरी होना चाहिए जाने हैं तो उन कर्मचारियों को आज पूरा करने का निर्णय लिया गया है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विधानसभा के परिसर जो मंदिर का निर्माण किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है स्थापित पहले से ही, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आज पूजा अर्चना का कार्य किया गया था और कल भंडारे का भी आयोजन है। कहीं ना कहीं भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है और हनुमान जी की स्थापना वहां पर है पहले से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज सावन का पहला सोमवार और वहां पर भगवान बजरंग बली की पूजा अर्चना के साथ आज कर्मचारियों को सौगात देने का काम विधानसभा अध्यक्ष
गिरीश गौतम ने किया है, क्योंकि जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि जब वहां के कर्मचारियों से भी हमने बात की, जब हम उस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, तो उन कर्मचारियों ने भी कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि भाई लंबे समय से इस मांग के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा है और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उनकी मांगों को सुना और आज पूरा करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली को आज उन्होंने कहा है कि भगवान बजरंग बली की कृपा है, जिसके चलते आज उनकी मांगों को पूरा किया गया है और विधानसभा स्पीकर का भी उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है कर्मचारियों ने। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें आज कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन रहा, क्योंकि आज उनको बड़ी सौगात विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने थी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम हाउस में 12 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों पर चर्चा जो है वो इस बैठक में संभव है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम में राज्य के मुताबिक जरूरी संशोधन पर मोहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में सरकार संविदा कर्मचारियों की मांगों पर विचार सरकार कर सकती है। कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय हो सकता है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि 12 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम हाउस में ये बैठक होगी और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक के माध्यम से कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ भारतीय स्टाम्प अधिनियम में राज्य के मुताबिक जरूरी संशोधन पर मोहर भी लग सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी मांगों पर भी सरकार जो है वो विचार कर सकती है। तो कर्मचारियों की जो मांग है वो की जाएगी, कर्मचारी अपनी मांग करेंगे और इसके साथ ही साथ सरकार इनकी मांगों पर भी चर्चा कर सकती है। ऐसे में सरकार संविदा कर्मचारियों की मांगों पर विचार करेगी और इसके साथ ही साथ कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय जो है वो भी हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट में किस तरह के निर्णय जो हैं वो सामने आ सकते हैं। भूपेश कैबिनेट की जो बैठक है वो 12 जुलाई को आयोजित की जाएगी। सीएम हाउस में ये बैठक होगी। बैठक में बताया जा रहा है कि कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए स्ट्रेट हेड संजय जी का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय जी, 12 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक है, कौन कौन से प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? देखिए, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ये विधानसभा के मानसून सत्र से पहले की बैठक है। कई सारे एजेंडे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो विधानसभा के मानसून सत्र में जो एजेंडे रखे जाने हैं सरकार की तरफ से, जिन विधेयकों पर चर्चा होनी है, जो नियम कायदे संशोधित किया जाने हैं, अनुपूरक बजट है, उसमें अगर कुछ है तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी है, जिसमें अनियमित कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है, ठेका कर्मी है, इन लोगों का बड़ा आंदोलन चल रहा है लगातार। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो सभी ठेका कर्मी, अनियमित कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करेंगे, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है और सामने 4 महीने बाद चुनाव है, तो उनका भी आंदोलन उफान पर है। तो संभव है कैबिनेट में उस विषय पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री है टीएस सिंहदेव, उन्होंने इस तरह के संकेत दिए हैं कि इस पे चर्चा हो सकती है। तो संभव है कि उस पे भी चर्चा हो, उसके बारे में भी सरकार कोई रास्ता निकाले। जी बिल्कुल संजय जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब भी भूपेश कैबिनेट होती है तो कई बड़ी सौगातें भी जनता को मिलती है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, कुछ ही समय रह गया है चुनाव को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं जनता को इससे लाभ होगा। और अगर जनता को लाभ होगा तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को भी चुनाव में इसके बाद लाभ हो सकता है? निश्चित तौर पर चूंकि चुनाव सामने है तो सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संतुष्ट किया जा सके।
जो वायदे थे उनको कंप्लीट किया जा सके, जो घोषणा पत्र थी कांग्रेस की 2018 में, उसके ज्यादा से ज्यादा वायदे पूरे किए जा सके, ताकि जब चुनाव में जनता के बीच जाए तो उन पे सरकार पे ये आरोप ना लगे, कांग्रेस पार्टी पे ये नहीं लगे, वादा खिलाफी का आरोप ना लगे। इसलिए कोशिश है सरकार की कि जो संभव है वो किया जा सके। और इसी कड़ी में कैबिनेट की बैठक कल जो है उससे भी प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें हैं, विशेष तौर पे जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं उनको काफी उम्मीदें इस बैठक से है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें 12 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होनी है, सीएम हाउस में ये बैठक आयोजित की जाएगी और बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। यानी कि देखें तो कर्मचारियों को कई बड़ी सौगातें भी भूपेश सरकार की तरफ से मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगर अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सीधी कांड के बाद से लगातार आदिवासियों और दलितों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। इन घटनाओं को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह आदिवासी विधायकों के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले। कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के करीब 22 आदिवासी विधायकों के साथ राज्यपाल को ज्ञापन दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री उमंग सिंघार, बाला बच्चन, कांतिलाल भूरिया, इसके साथ ही विधायक डॉक्टर अशोक, डॉक्टर हीरा अलावा, इसके साथ ही हर्ष विजय गहलोत सहित तमाम आदिवासी विधायक मौजूद थे। कांग्रेस विधायकों ने अपने ज्ञापन में लिखा, मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के नागरिक निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के समाज, संस्कृति, संस्कार और परंपराओं में आदिवासी समुदाय का उल्लेखनीय योगदान है। आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश के सामाजिक जीवन का अभिन्न और अति महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन देखने में आ रहा है कि बीजेपी की 18 साल की सरकार में आदिवासी समुदाय पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी सरकार में आदिवासी उत्पीड़न के 30,000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि इससे बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जो प्रकाश में नहीं आ सके। हमने आपके पास अरे मैं पता पड़ा मेरा मोबाइल ठीक है। और हमारे राज्यपाल ये आज अच्छी है, हमारा आदिवासी जगह नीनों पर होना जा रहा है, दबाया जा रहा है। और पीटीआई साउदी का माइक एकदम कैमरे पे आ रहा है। सब कोई और है क्या मांग की गई आप राज्यपाल से? आपने हमने कहा है वो इसमें दिलचस्पी लेके खुद इंक्वायरी करें। तो देखिए यहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद नजर आए। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी कृष्णा का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार सीधी कांड हो या इंदौर कांड हो, ऐसे उत्पीड़न जो है आदिवासी पर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है और इसी को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राज्यपाल मंगूभाई से आज मुलाकात की है। क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मामले सामने आए हैं, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले सामने आए हैं और लगातार चाहे सीधी का मामला हो, चाहे इंदौर का मामला हो या विदिशा का मामला हो, अन्य नेमावर की घटना हो, इन सभी घटनाओं को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ आदिवासी विधायकों के साथ राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि इन सभी घटनाओं को देखते हुए जो आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए और जो आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि देखिए, आदिवासियों का एक केंद्र बिंदु बन गया, आदिवासी समाज एक सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आदिवासी समाज को लेकर हितैषी बनने का दावा कर रही है और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर से इसका फायदा
कांग्रेस या बीजेपी उठाना चाहेगी। अब बिल्कुल कृष्णा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ ही समय रह गया है चुनाव को देखते हुए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक अच्छा मुद्दा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी? क्योंकि कांग्रेस लगातार देख रही है, भाजपा पर लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा की सरकार में आदिवासियों के साथ उत्पीड़न जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भुनाना चाह रही है और कहीं ना कहीं, हालांकि देखिए आदिवासी समाज की आवाज कहा जाएगा, या कि जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हुए या कि हमले हुए, उस मामले को जनहितैषी मुद्दा कहा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 2023 नवंबर में चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस निश्चित रूप से आदिवासी प्रभावित जो 45 सीटें हैं उनके वोट अपनी ओर मोड़ना चाहेगी। बिल्कुल कृष्णा, जैसे कि अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है, क्या लगता है अब राज्यपाल इस मामले पर एक्शन लेंगे? देखिए अब ये तो राज्यपाल का मामला है कि वो एक्शन लेते हैं, लेकिन कल से विधानसभा सत्र है और उसमें जो मुलाकातें हुई हैं, जो अभी तक बयानबाजी हुई है, उसकी एक तस्वीर विधानसभा में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि आदिवासियों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया है और विधानसभा सत्र में आदिवासियों को लेकर जमकर हंगामा हो सकता है। अब बिल्कुल ये मानसून सत्र में पता चलेगा कि किस तरह का मुद्दा इस मानसून सत्र में गूंजता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है और इस बीच उन्होंने तमाम मुद्दों पर भी बातचीत की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है, कई जिलों में बारिश आफत बन गई है। सहारनपुर के सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर सवारियों से भरी प्राइवेट बस तेज बहाव में बह गई। ग्रामीणों की मदद से बस सवार यात्रियों को बाहर निकाला जा सका। इसके साथ ही सोमवार दोपहर नोएडा में बारिश शुरू हो गई। सोमवार को भी पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। राज्य आपदा विभाग के मुताबिक प्रदेश में 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 34 लोगों की मौत हुई है। वहीं अलीगढ़ में भी जलभराव में दीवार गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। इस तरह 36 लोगों ने जान गंवाई है। गाजियाबाद में भारी बारिश से लोनी के दौलतनगर में रविवार रात एक मंजिल तक घर डूब गए। वहीं इसके साथ 8 से 12 फीट तक पानी भर गया। इसमें 33 लोग फंस गए हैं। इन लोगों ने घरों की छतों पर जाकर जान बचाई। रात में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ जवानों को लगाया गया। मौसम विभाग ने आज भी 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। खास सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम को देखते हुए गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में देर रात जमकर बारिश हुई। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे ब्यूरो हेड प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से 36 लोगों की जान चली गई है। जी बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 24 घंटे में 36 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। तेज बरसात के कारण विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं आई हैं उसमें लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मामलों का संज्ञान लिया है और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और इसमें सभी जिलाधिकारियों को और जितने भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या अन्य जो संबंधित अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, उनको भी इस डीसी के माध्यम से जोड़कर तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही तेज बरसात की आशंका और ज्यादा है। अभी जो बरसात हुई है उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ सहारनपुर के शाकुंभरी में आज एक बस हिंद नदी में फंस गई थी। हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों ने बस में फंसे करीब 32 लोगों को किसी भी तरीके से रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और ये उनके जान माल किस तरीके से सुरक्षा हो सकी है। मानवीय संवेदना थी और मानवीय लोगों ने मदद करके इस तरीके से लोगों की जान बचाई है। अलीगढ़ में लोगों की मौत की सूचना है, वहीं मथुरा है या अन्य जनपदों में करीब अब तक जो है 36 लोगों की मौत होने की सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा में प्रभावित लोगों को राहत देने को लेकर तत्काल अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है। जहां भी नुकसान हुए हैं उसका राजस्व निरीक्षक को आकलन कर उन नुकसान की प्रतिपूर्ति करने की भी बात कही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो आपदाएं आई हैं उनके नुकसान को आकलन और भरपाई करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं आने वाले समय में, क्योंकि मौसम विभाग ने यहाँ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, उसको लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट पर मूड पर रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 24 घंटे अधिकारी अलर्ट मूड पर रहें और सभी गांवों में यहाँ पर जो है वाटर गेज लगाए जाए ताकि ये पता लग सके कि कितनी वर्षा हुई और कितना नुकसान हो सकता है। उसकी भी समय रहते पहले पूरी तैयारियां कर ली जाएं। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को भी समय पर अपना समन्वय बनाकर लोगों की मदद करने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन को खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सतर्क किया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही या उनके अनदेखे रवैये के कारण बहुत बार लोगों की जान चली जाती है। उसको लेकर चाहे राजस्व निरीक्षक हो और चाहे ग्राम पंचायत सचिव हो, एसडीएम हो, एडीएम हो या फिर डीएम यानी कि जिला अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, उनको सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए हैं कि कैसे भी लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। इसको लेकर हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम विज्ञान विभाग की भी जानकारी ली है कि मौसम विज्ञान विभाग ने यहाँ दिशा निर्देश दिया है कि आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन जिलों को जो रेड जोन में रखा है वहां के अधिकारियों को वहां सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। जो एनडीआरएफ की टीम है या एसडीआरएफ की टीम है उन्हें 24 घंटे मुस्तैद रहने को लेकर वहां सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो तराई जिलों में जहां अभी तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, वहां भयावह बीमारियां हो गई हैं, उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऐसी जगह कैंप बनाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाए और उन्हें दवाएं वितरित की जाए। और जहां भी खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं और जो लोग निचले स्तर पर रह रहे हैं, जिनके घरों की डूबने की आशंका है, ऐसे लोगों को अपील कर उन्हें वहां से बाहर निकालकर कहीं अस्थायी तौर पर उन्हें आश्रय दिया जाए और वहां खाने पीने की व्यवस्था भी स्थानीय प्रशासन करे। इस बाबत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है और उसकी निगरानी को लेकर डिजिटल माध्यम से ये कहा है कि डिजिटल माध्यम से इनकी निगरानी की जाए और उसकी सूचना राज्य आपदा विभाग को भी दी जाए ताकि जो सुविधाएं हैं वो सही समय पर ऐसे लोगों को पहुंचाई जाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अभी दुखद मौत हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगीन है और जो पीड़ित परिजन है उनको सहायता देने जाने को लेकर भी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। लेकिन इस आपदा से कैसे बचा जाए उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गहन चिंतन बैठक की है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और उसके साथ अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे और तमाम अधिकारियों को वीसी के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिल्कुल प्रशांत, हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हो रहा, ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे थे खबर, जहां पर पिछले 24 घंटे में बताया जा रहा है कि 36 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है और कहीं ना कहीं तेज बारिश से उत्तर प्रदेश में लोगों का जनजीवन जो है वो भी प्रभावित हुआ है। इन 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।